एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद जितेंद्र। हाय, दिस इज जितेंद्र शर्मा। मैं लेकर उपस्थित हूँ आप सभी के लिए द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस का पार्ट 2। बहुत ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि इसका पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था। ऐसे ही पार्ट सेकंड भी स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो लेट्स वी स्टार्ट पार्ट सेकंड। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ लिया था फर्स्ट पार्ट में कि बहुत सारे एक्सपेंसेस होते थे जो जब लुईस 16 यानी कि 1774 में ये राजा बनते हैं, बॉर्बन फैमिली के थे। और इनका जो राजकोष था वो पूरी तरह से खाली था, क्योंकि अमेरिका के कॉलोनियों को बचाने के लिए इन्होंने जो युद्ध किया था, जो लड़ाई की थी ब्रिटेन के द्वारा और ब्रिटेन के साथ, और उसमें इन्होंने बहुत कुछ लॉस किया था। इस वजह से इनका पूरा राजकोष खाली था। इनके जो डेली एक्सपेंसेस थे वो भी अब नहीं हो पाते थे। जैसे कि आपने देखा था कि इनके जो मेंटेनिंग आर्मी कास्ट था, या कोर्ट रनिंग का जो भी था खर्चे थे, या गवर्नमेंट चलाने के लिए जो भी खर्चे थे, यूनिवर्सिटीज़ रन करने के लिए जो भी इनके पास, मतलब ये सारी समस्याएं इनके पास आ रही थी, क्योंकि अब इनके पास कोई स्रोत नहीं था जहां से ये करें। तो बस इनके पास एक यही था इनके विचार मन में कि किसी भी तरह से अब क्या किया जाए, जो भी टैक्सेस को यानी टैक्सेस में इंक्रीमेंट किया जाए। ये टैक्सेस बढ़ाने की बात इन्होंने की कि टैक्सेस को क्या किया जाए, टैक्सेस को किसी भी तरह से अब बढ़ाया जाए, टैक्स इंक्रीमेंट किया जाए। और इस टैक्स को बढ़ाने के लिए, टैक्स आपको पता है कि स्टूडेंट टैक्स पे कौन करता था, टैक्स थर्ड स्टेट पे करता था। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं के पे करना पड़ता था। ये चीज़ें हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था फर्स्ट टॉपिक में, फर्स्ट वीडियो में। तो आज का जो है टॉपिक उसको स्टार्ट करेंगे, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशंस, यानी किस तरह से क्रांति की शुरुआत होती है। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशंस होता है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो स्टूडेंट्स क्या है कि इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजाइम द मोनार्च डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। यानी कहा गया, क्योंकि वहाँ पे जो पुरानी प्रथाएं थी, पुरानी जो प्राचीन सभ्यता थी, कि वहाँ पर यानी राजा अकेले ही चाहे तो अपनी शक्तियों के द्वारा यानी कि टैक्सेस में वृद्धि नहीं कर सकता। यानी राजा सम्राट चाहकर भी टैक्स स्वयं नहीं बढ़ा सकता है। उसके लिए बहुत ही व्यवस्थित यानी कि एक बनाया गया था कि इसमें क्या होंगे, सारे स्टेट के मेंबर्स होंगे, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी। तो इस वजह से राजा चाहकर भी टैक्सेस को बढ़ा नहीं सकता था अकेले अपने आप से ही। रेदर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग, इसके एवज में इसे मीटिंग बुलाना पड़ता स्टेट जनरल का। और इसने क्या किया, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलवाई, विच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस, जहां पर उसे क्या होता करना पड़ता है, अपने यानी कि नए टैक्सेस को बढ़ाने के लिए प्रपोजल रखना पड़ता है। द स्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द थ्री स्टेट्स सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब ये होता क्या है, जो स्टेट जनरल है ये क्या है, स्टेट जनरल क्या होता है, एक प्रकार की पॉलिटिकल बॉडी होती है जिसमें तीनों स्टेट्स के लोग यानी तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। तीनों स्टेट मतलब फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, तीनों स्टेट के लोग उसमें शामिल होते हैं। हाउएवर द मोनार्च अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ दिस बॉडी। जबकि राजा के पास ये शक्ति होती है कि वही डिसाइड करेगा कि मीटिंग कब और क्यों बुलानी है। ये डिसाइड कौन करेगा, राजा करेगा। ये डिसाइड करने के पास तीनों स्टेट में किसी के पास पावर नहीं होती, रिप्रेजेंटेटिव्स के पास। ये पावर राजा के ही पास, सम्राट के पास ही होती है। Voting in the States General in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote। यानी जो वोटिंग प्रथा थी जनरल असेंबली में, ये बड़ी समस्या बहुत ही खराब थी। ये किस प्रकार से, यानी कि ये जो प्राचीन इनकी जो रीति रिवाज चली आ रही थी उसके हिसाब से इन्हें क्या था कि प्रत्येक स्टेट के मेंबर को केवल एक ही वोट काउंट किया जा रहा था। जैसे मान लिया क्लर्जी फर्स्ट स्टेट में, तो क्लर्जी का 1 वोट हो गया। सेकेंड स्टेट में कौन है, नॉबल्स हैं, नॉबल्स का 1 वोट हो गया। थर्ड स्टेट में कौन है, थर्ड स्टेट में जो यानी कि जितने भी पर्सन्स हैं उनका भी 1 वोट हो गया। तो इस तरह से सभी स्टेट के क्या थे, एक एक वोट थे। तो जब भी कभी ऐसा कुछ सिचुएशन होता था, तो जब भी कभी ऐसी परिस्थिति आती थी कि इन्हें कुछ यानी बैठक बुलाना पड़ता था, तो 1 वोट इनका हो जाता था, 1 वोट इनका हो जाता था। तो इनका 2 कंप्लीट हो जाता था, मेजॉरिटी इनके हो जाती थी, इन्हीं के अकॉर्डिंग सारा काम होता रहता था। थर्ड स्टेट का कोई यहाँ पर अस्तित्व ही नहीं रह जाता था, सिंगल वोट इसके पास था, इसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं होता था, क्योंकि ये टैक्स इसको पे करना पड़ता था, ऊपर के दोनों लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था। इसलिए दोनों लोग यानी कि सहमति एक ही बात पे जमा बना ले जाते थे, जबकि थर्ड स्टेट का उसमें कोई यानी कि इंटरेस्ट नहीं होता था, ना थर्ड स्टेट कभी उस पर सहमति अपना जताता था। तो ऐसी समस्याएं होती थी। तो कहा गया कि वोटिंग इन द स्टेट्स जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड 1 वोट। दिस टाइम टू लुईस 16 वाज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। यानी क्या था कि अब इस वर्तमान में भी इसी चीज को कंटिन्यू करना चाहता था। कौन, यानी जो लुईस 16 था, वही प्रिंसिपल, वही सिद्धांत जो पुराने सिद्धांत थे कि 1 वोट सबका होगा,
तीनों स्टेट का, और इसमें से 2 वोट इसका होगा। तो इसी लुई 16 इसी को कंटिन्यू करना चाहता था, प्रैक्टिस में लाना चाहता था। बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड state demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole where each member would have 1 vote। लेकिन जो सदस्य थे किसके, थर्ड स्टेट के लोग थे, डिमांड करने लगे, क्या डिमांड करने लगे कि कंडक्टेड यानी कि जो वोटिंग है कंडक्ट किया जाएगा कैसा, असेंबली यानी सभी का वोटिंग होगा, वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट, जहां पर प्रत्येक व्यक्ति का 1 वोट काउंट किया जाएगा। ये किसने कहा, ये थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा, उस चीज का उन्होंने विद्रोह किया कि ऐसा नहीं होगा। This was one of the democratic principles but put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract। यानी ये क्या था, ये एक प्रकार से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है जो कि इसके यानी कि फिलोसफर जो वहाँ पे रूशो थे, जैक जीन्स रूशो, इन्होंने अपनी बुक यानी इनकी किताब थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है स्टूडेंट्स, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो किसकी किताब है, रूशो की किताब है। इन्होंने अपनी किताब में इस सिद्धांत की, इस चीज़ की व्याख्या पहले ही कर रखी थी कि यानी क्या होता है, लोकतांत्रिक समाज की बात की थी उन्होंने। लोकतांत्रिक समाज में क्या होता है सिद्धांत में कि यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक वोट माना जाता है, उसका प्रत्येक वोट का एक मूल्य होता है। When the king rejected this proposal, और राजा ने क्या किया, इस प्रस्ताव को नकार दिया, यानी इसको यानी क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि ये प्रस्ताव यानी क्या है, सही नहीं है। मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट वॉकड आउट द असेंबली इन प्रोटेस्ट। अब जब राजा ने इस बात को नहीं माना, थर्ड स्टेट के लोगों की बातों को नहीं माना, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वॉकआउट कर दिया, यानी जो थर्ड स्टेट के लोग थे इन्होंने असेंबली को वॉकआउट कर दिया, ये बाहर आ गए। अब मैं आपसे बता दूं कि जो ये लोग थे, जो इसमें जो असेंबली, जनरल असेंबली बुलाई गई थी, इसमें प्रत्येक यानी 300 मेंबर आए थे। 300 मेंबर फर्स्ट स्टेट से बुलाए गए थे। 300 मेंबर स्टूडेंट्स कहाँ से, फर्स्ट स्टेट से 300 मेंबर फर्स्ट स्टेट के थे, फर्स्ट स्टेट के 300 मेंबर थे। 300 मेंबर इसमें सेकंड स्टेट के थे, सेकंड स्टेट के भी 300 मेंबर पार्टिसिपेट किए थे, और थर्ड स्टेट के स्टूडेंट्स इसमें 600 मेंबर पार्टिसिपेट किए थे। और ये कौन से लोग थे जो थर्ड स्टेट में वेल एजुकेटेड थे, बहुत ही समृद्ध थे परिवार के, वही लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे। जबकि किसानों को, औरतों को और भी जो निम्न वर्ग के मजदूर हैं उन्हें इस यानी कि बैठक में, इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया था, ना उन्हें आने की अनुमति दी गई थी। तो थर्ड स्टेट से कौन से लोग पार्टिसिपेट किए थे, जो भी वेल एजुकेटेड थे, यानी कि इनकी तुलना में ये जो दोनों लोग थे, यानी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, कहीं इनसे कहीं तुलना में ये ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन थे। लेकिन इसके बावजूद क्या था, जो यानी कि लोग नहीं आए थे, उनके 40,000 पत्रों को उन्होंने भेजा था। कौन से लोग, किसानों ने या मजदूरों ने, उन्होंने क्या किया था, 40,000 पत्र, लेटर्स भेजे थे। किसके माध्यम से भेजे थे, जो इनकी तरफ से इनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे थर्ड स्टेट की तरफ से, उनके माध्यम से उन्होंने भेजा था। तो थर्ड स्टेट ने अपनी वहाँ पे बात रखी कि देखिए ऐसा नहीं चलेगा, और ये क्या है कि आप लोग, क्या होता है, आप लोगों की यहाँ पे मेजॉरिटी हो जाती है, आप अपने अकॉर्डिंग काम कर जाते हैं, ये अब नहीं चलेगा। और ये क्या चाहते थे, ये लोग चाहते थे कि क्या किया जाए, इसको खत्म किया जाए, और अब यानी कि जो डेमोक्रेटिक यानी कि जो एक प्रकार से नीति है उसको अपनाई जाए, प्रत्येक व्यक्ति का 1 वोट होना चाहिए, ये कहा इन्होंने। लेकिन उस असेंबली में, और ये देखिए असेंबली का क्या था कि जो ये 600 मेंबर थर्ड स्टेट से आए थे, इन्हें बैठने के लिए कोई चेयर नहीं दिया गया था, कोई कुर्सी नहीं दी गई थी। ये बेचारे क्या कर रहे थे, जबकि जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग, उनके लिए बाकायदा चेयर पड़ी हुई थी, आमने सामने वो लोग बैठते थे, और इन 600 लोगों को उनके पीछे बैक में पोर्शन में खड़े होना पड़ता था। इतनी बुरी दयनीय स्थिति थी उनकी, ये दशा थी, और इस वजह से वो लोग बहुत ही आक्रोशित थे हर चीज़ों को लेकर। और क्या हुआ कि जब राजा ने उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, मानने से इनकार कर दिया, तो जितने भी मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, उन्होंने क्या किया, असेंबली को छोड़कर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, उस असेंबली से बाहर आ गए। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स अ नेशनल असेंबली, उन्होंने खुद को ही एक नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। श्योर नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्च। यानी इन्होंने क्या कहा, इन्होंने खुद को एक नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। इन्होंने कहा तब तक ये लोग नहीं मानेंगे, तब तक नहीं रुकेंगे, जब तक एक यानी कि क्या करेंगे, ये लोग अपना खुद का संविधान बनाएंगे अपने राष्ट्र का, फ्रांस का। और ये जो संविधान होगा इस प्रकार का होगा कि जो सम्राट की जितनी भी शक्तियां हैं उस पर ये क्या करेगा, नियंत्रण लगाएगा। कौन नियंत्रण लगाएगा, जो संविधान किसके द्वारा बनाया जाएगा, जो थर्ड स्टेट ने कहा कि अब हम नेशनल असेंबली हम अपने में खुद ही हैं, और हम अपने देश के लिए एक संविधान तैयार करेंगे, और उस संविधान का पालन यानी कि सम्राट को करना पड़ेगा। जो सरकार के यानी कि जो उसके निरंकुश शासन है उस पर क्या करेगा, नियंत्रण लगाएगा, उस पर कंट्रोल लगाएगा, ये कहा थर्ड स्टेट के लोगों ने।
और जो ये यानी कि जो ये लोग बाहर आए थे, इसका यानी कि जो लीडरशिप कौन कर रहा था, यानी जो थर्ड स्टेट के लोग बाहर आए थे, इनका लीडरशिप मीराबाऊ, यानी मीराबाऊ इसका क्या कर रहे थे, इसका नेतृत्व कर रहे थे। मीराबाऊ कौन थे, ये भी धनी यानी कि फैमिली के मेंबर्स थे। इसके जस्ट नीचे पड़ेगा, इसके मीराबाऊ आप देख पा रहे हैं सबसे नीचे लाइन में। ये क्या थे, यानी कि मीराबाऊ एंड एबे सिएज, ये दो ऐसे पर्सन थे जो इस पूरे ग्रुप का लीडरशिप कर रहे थे। ये भी मीराबाऊ भी बहुत धनी संपन्न परिवार के थे, लेकिन जो समाज की जो दशा थी, दयनीय दशा, उसको देखकर उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उनका सहयोग किया, प्रोटेस्ट किया, साथ किया और लीडरशिप भी उसकी की। नेक्स्ट है फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट, यानी जो सामना करना पड़ रहा था जो भी सब्जेक्ट का, लुइस 16 फाइनली accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his power would from now on be checked by a constitution। समस्या क्या थी, अब समस्या ये थी, इसकी बात ये कि जब ये जो इनका संगठन चल रहा था थर्ड स्टेट के लोगों का, तो अब समस्याएं कहाँ थी, समस्याएं यहाँ थी कि जब यानी कि नेशनल असेंबली का संविधान तैयार हो रहा था, उसी दौरान पूरा फ्रांस यानी कि वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे। और वहाँ पे समस्या क्या थी कि कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, इससे जो फसल हो रही थी वो नष्ट हो रही थी। और जब फसलें नष्ट हो रही थी, उसी दौरान क्या था कि जो ब्रेड की कीमतें थी उसमें वो आसमान छू रही थी, बहुत ही यानी ब्रेड की कीमतें बढ़ती जा रही थी। और जो बेकरी के मालिक थे इस स्थिति का फ़ायदा उठाते थे, जमाखोरी करते थे और बेकरी के दुकानों पे लंबी लंबी लाइन कतारें लगती थी, जिसमें लोगों को इंतजार करना पड़ता था। और उसी में जो औरतों का भीड़ था, गुस्सा कर उन्होंने धावा बोल दिया, दुकानों को तोड़ फोड़ डाला। और दूसरी तरफ सम्राट ने क्या किया, सम्राट ने सेना को यानी कि पेरिस में प्रवेश करने का आदेश भी दे दिया कि वो जा सकती हैं पेरिस में, वहाँ पर अपना जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है उसके खिलाफ यानी कि वहाँ अगेंस्ट यानी एक्शन लें। और भीड़ ने क्या किया, इसी भीड़ ने 14 जुलाई को क्या कर दिया था, बेस्टाइल पे हमला कर दिया था, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसको पढ़ा हुआ है कि किस तरह से यानी कि आक्रोशित भीड़ क्या होती है, वो बेस्टाइल पर जाके कब्जा करती है, बेस्टाइल को तोड़ फोड़ डालती है। बेस्टाइल क्या होता था, एक प्रकार का इनका जेल यानी किला होता था, जेल होता था, जहाँ पे इनके बहुत सारे हथियार रखे जाते थे और ये राजा का जो शक्ति का केंद्र भी था। इस वजह से लोगों की नज़रों में वो गड़ा हुआ था और लोगों ने उसको नेस्तनाबूद कर दिया था और उसके छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों को यानी कि मार्केट में बेच दिया था। ये सारी कहानी हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद क्या था, उसी समय गांव में यानी देहात में अफवाह फैल गई थी कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं, जो मतलब रिहायशी लोग हैं, जैसे कि जमींदार लोग हैं, इन्होंने क्या किया, अपने लुटेरों को यानी गिरोह को भेज दिया है कि जितनी भी किसानों के पक्के फसल जो खेतों में लगे हैं उसको तबाह कर दें, ख़त्म कर दें। और कई समय तक मतलब क्या है कि आक्रांत होकर किसानों ने क्या किया, कुदाल और बेलचों के साथ ग्रामीण किलों की ओर उन्होंने आक्रमण कर दिया। और जब आक्रमण कर दिया तो अन्न भंडारों को लूटा, यानी जितने भी हर जगह क्या होते थे, छोटे छोटे जो गांव के बाहर क्या होते थे, किले बनाए जाते थे। ये जो जमींदार लोग होते थे उनके छोटे छोटे किले होते थे, वहीं वो राशन वसूल के वहीं रखते थे और लगान वसूली संबंधित कागज दस्तावेज भी वहीं, डॉक्यूमेंट्स भी वहीं रखते थे। तो ये ग्रामीण लोगों ने क्या किया, आक्रोशित होकर उनके उस यानी कि जो भी किला गाँव के बाहर बनता था उसको उन्होंने तोड़ डाला, जितने भी दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स होते थे उसको जला दिए, उनके अनाज के भंडार को लूट लिया। तो अब क्या हुआ, अब सेकेंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट इन चीज़ों से बहुत परेशान था। तो अब सम्राट भी कहीं ना कहीं इस तरह से बहुत ही व्यथित हुआ कि अब इससे कैसे इस जनता को ये रोक पाएगा। तो सम्राट ने क्या किया कि अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान लगा लिया उसने कि अब तो हम इससे बच नहीं पाएंगे। और उसने क्या किया, अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और ये भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा, यानी संविधान जैसा बनेगा उसी के अकॉर्डिंग वो कार्य करेगा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। फिर क्या है कि ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, यानी वो रात्र थी 4 अगस्त 1789 की, द असेंबली पास्ड अ डिक्री एबॉलिशिंग द नोबल सिस्टम फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। यानी ये क्या था कि जब उसने यानी कि मान लिया कि वो संविधान को मानेगा, तो 4 अगस्त 1789 की रात को क्या होता है, असेंबली ने क्या किया, जितने भी कर थे, टैक्सेस थे, कर्तव्य थे और जो भी क्या थी बंधनों वाली सामंती व्यवस्था, यानी कि जो भी वहाँ पे पहले जो कह सकते हैं आपकी जो जमींदारी प्रथा थी, सारी चीज़ों यानी इन सभी चीज़ों का उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। फिर क्या होता है, टाइथ्स वर एबॉलिश्ड, यानी जो एक प्रकार का टैक्स जो लिया जाता था, किसके द्वारा लिया जाता था, जो चर्च वसूलता था, यानी चर्च के पादरी वगैरह इस टैक्स को लेते थे, टैक्स जिसे कहते थे। तो इसको भी क्या कर दिया, इसको भी यानी खत्म कर दिया गया, जड़ से खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट है, एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लीवर्स। अब क्या था, अब क्या होता था कि जब ये टैक्स सारे खत्म कर दिए गए, अब सभी वर्ग से टैक्स वसूला जाने लगा, यानी कि जो फर्स्ट वर्ग यानी कि जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे, सेकंड स्टेट के लोग थे
और थर्ड स्टेट के तो ऑलरेडी देते ही थे। तो अब जब सारे वर्गों से टैक्स वसूला जाने लगा और सारी प्रथाओं को खत्म कर दिया गया, तो अब सिचुएशन ये आ गई कि 2 बिलियन लीवर का इजाफा हुआ, यानी कि जो गवर्नमेंट की जो इनकम थी सरकार की या सम्राट की, तो उसमें 2 बिलियन लीवर हमने पहले ही बताया कि जर्मनी की करेंसी है, ठीक है। तो इतना 2 बिलियन लीवर का इजाफा हुआ जब सारी चीज़ों को खत्म कर दिया गया और सारे टैक्सेस यानी सभी वर्गों से लिया जाने लगा, तो अब इतना पर्याप्त धन इनके पास हो गया कि जो ये डेब्ट में दबे हुए थे, कर्ज में दबे हुए थे, अभी उस कर्ज को यानी इन्होंने कर्ज को भर दिया, कर्ज खत्म हो गया इनका। द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं स्टूडेंट जो आपको बहुत ही मतलब जरूरी है, इसको आपको याद करना चाहिए। जैसे कि क्या है 1774, पहले भी मतलब इसके बारे में हमने चर्चा की। 1774 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट, लुइस 16 बिकम्स किंग ऑफ फ्रांस। इसी दिन यानी कि लुइस 16 जो है ये फ्रांस का राजा बना था। फेसेस एम्प्टी ट्रेजरी, और उसने सामना किया जो इसके पास खजाना है, क्या खाली खजाना मिला। एंड ग्रोविंग डिस्कॉन्टेंट विद इन सोसाइटी ऑफ ओल्ड रेजाइम, और जो भी इसकी प्राचीन यानी कहा जाता है कि जो प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा था। 1789 की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट 1789 भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। कॉन्वोकेशंस ऑफ स्टेट जनरल, यानी कहा गया कि स्टेट जनरल का आह्वान इसी समय किया गया था, क्योंकि इससे पहले स्टेट जनरल की जो मीटिंग थी स्टूडेंट्स आप सभी को मैं बता दूं, ये यानी कि कब हुआ था, ये 1600 समथिंग यानी 1600 के आसपास 1615 के आसपास ये मीटिंग हुई थी। उसके बाद ये 1789 में मीटिंग हुई है, यानी कम से कम 100 ईयर्स के अंतराल के बाद, उसके 100 ईयर प्लस में, यानी आप कह सकते हैं काउंट कर लीजिए उसमें, तो इस प्लस में कह सकते हैं इतने समय के बाद ये मीटिंग हुई थी। तो ये कब हुआ था 1789 में, यानी कि स्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी, ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर थर्ड स्टेट फॉर्म्स नेशनल असेंबली, क्योंकि नेशनल असेंबली भी इसी समय बना, क्योंकि थर्ड स्टेट के लोग जब इस मीटिंग से बाइकआउट किए तो उन्होंने क्या किया, नेशनल असेंबली बनाया। फिर क्या है, द बेस्टाइल इज स्टॉर्म्ड, और इसी समय जब इन्होंने यानी कि विद्रोह किया तो बेस्टाइल को तोड़फोड़ किया गया था इसी समय। फिर क्या है, पीजेंट्स रिवॉल्ट्स इन द कंट्री साइड, यानी जो कृषकों का आंदोलन हुआ था पूरे देश में, वो भी इसी समय हुआ था 1789 में। तो इस वजह से 1789 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट है डेट है 1791। 1791 क्या है, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम टू लिमिट द पावर्स ऑफ द किंग एंड द गारंटी बेसिक राइट्स टू द ऑल ह्यूमन बींग्स, यानी संविधान यानी कि तैयार करने की, संविधान तैयार किया गया था, संविधान यानी कि मूलभूत उसको आकार प्रदान किया गया था, और एक प्रकार से यानी कि जो राजा की शक्तियों पे नियंत्रण लगाता था, और जितने भी यानी कि ह्यूमन बींग्स थे उनको क्या करता था, समानता का अधिकार प्रदान करता था। ऐसा संविधान यानी कि उसको तैयार किया गया था, उसका मसौदा। नेक्स्ट है 1792 एंड 1793 फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक, इसी समय फ्रांस एक गणतंत्र बना था। द किंग इज बिहेडेड, यानी कि जो राजा था इस प्रकार से उसका सिर काट लिया गया था, यानी कि राजा का सिर काट दिया जाता है इसी समय। ओवरथ्रो द जैकोबियंस रिपब्लिक, यानी कि जो जैकोबियन गणराज्य का पतन हो जाता है। फिर डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस में डायरेक्टरी रूल आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें कब हुई थी, 1792 और से 1793 में भी हुआ था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डेट है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत इस पर आया है, 1804। 1804 कौन सी डेट है, ये ऐसा डेट है कि जब यानी कि फ्रांस जो है, फ्रांस का सम्राट कौन बनता है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बनता है। कब, 1804 में बनता है। एनेक्सेस लार्ज पार्ट्स ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोप के काफ़ी बड़े भूभाग पे अपना कब्जा जमा लेता है, उस पर राज करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर 1815 का जो डेट आता है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1815, क्योंकि नेपोलियन की हार होती है, वाटरलू के वार में नेपोलियन पराजित होता है, उसके बाद नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। तो 1815 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से जितने भी ये डेट्स दिए गए स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करें कि अब तो क्या हुआ, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, यानी कि फ्रांस क्या हुआ था, अब एक गणराज्य बन गया था। कैसा गणराज्य, संवैधानिक गणराज्य बन गया था। तो संवैधानिक गणतंत्र बनने के यानी कि उसमें क्या है कि संवैधानिक गणतंत्र बना, क्योंकि इस यहाँ पर भी अब संविधान आ गया था, संविधान नेशनल असेंबली के द्वारा तैयार किया गया था, और वहाँ के सम्राट ने उसको यानी क्या किया था, उसको एग्री कर लिया था, उस संविधान को मान्यता प्रदान कर दी थी। तो अब इसमें अगर हम बात करें कि जो नया संविधान बना, इसमें लोग क्या थे, तो इसमें स्टूडेंट्स लोग दो समूह में विभाजित थे, दो समूह में लोग बटे हुए थे। कौन, एक तो एक्टिव सिटीजन और दूसरा स्टूडेंट पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन कौन थे, पैसिव कौन थे, तो हम आपको बता दें एक्टिव सिटीजन वो लोग थे जिन्हें वोट करने का अधिकार था, वोटिंग का अधिकार था, वो क्या थे, एक्टिव सिटीजन थे। और ये क्या था, इनकी संख्या कितनी थी, इनकी संख्या लगभग 4 मिलियन के आसपास थी, जबकि उसी समय फ्रांस की जो जनसंख्या थी वो 28 मिलियन के आसपास थी। और ये इनको यानी कि 4 मिलियन कौन से लोग थे, 8 यानी कि एक्टिव सिटीजन्स थे। इस प्रकार से ये दूसरा जो पार्ट है इसका पैसिव सिटीजन। पैसिव सिटीजन कौन थे, जिन्हें वोट करने का अधिकार नहीं था
और इनकी संख्या लगभग कितनी थी, इनकी संख्या लगभग 3 मिलियन के आसपास थी, जिसमें पुरुष, महिलाएं और कुछ बच्चे भी शामिल थे। और इसमें कौन से लोग आते थे, यानी ऐसे यूथ जो 25 वर्ष से नीचे यानी 25 ईयर्स के जो बिलो थे उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं था। जो 25 या उससे एबव के लोग थे उन्हें ही सिर्फ वोटिंग का अधिकार होता था, उन्हें ही एक्टिव सिटीजन में डाला गया था। 25 या उससे नीचे वालों को, यानी कि 25 से नीचे वालों को किस में रखा गया था, पैसिव सिटीजन में रखा गया था। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर अब हम बात करें एक्टिव सिटीजन को कि एक्टिव सिटीजन आखिर वोट करते थे तो किसको करते थे। तो एक्टिव सिटीजन जो वोटिंग करते थे ये करते थे इलेक्टर्स को करते थे। किसको करते थे, इलेक्टर्स को करते थे। इलेक्टर्स की संख्या कितनी थी, 50,000 थी। इलेक्टर्स की संख्या कितनी थी स्टूडेंट्स, 50,000 संख्या इनकी, जो इलेक्टर्स थे इनकी संख्या 50,000 थी। तो इलेक्टर्स यानी कितने थे, 50,000 लोग थे। फिर ये जो इलेक्टर्स 50,000 थी, ये इलेक्टर्स क्या करते थे, ये वोटिंग करते थे। किसे करते थे, ये नेशनल असेंबली के लिए वोटिंग करते थे। तो नेशनल असेंबली में कितने मेंबर्स थे स्टूडेंट, नेशनल असेंबली में 745 मेंबर्स थे इनके। नेशनल असेंबली में कितने, नेशनल असेंबली में 745 मेंबर्स थे नेशनल असेंबली में। फिर नेशनल असेंबली का काम क्या होता था स्टूडेंट, नेशनल असेंबली का काम होता था कंट्रोल करना। किस पर कंट्रोल करना, एक तो किंग पर कंट्रोल करना और दूसरा मिनिस्टर पे कंट्रोल करना। तो नेशनल असेंबली क्या करती थी, किंग पर नियंत्रण लगाती थी और किस पर, मिनिस्टर्स पर कंट्रोल लगाती थी। तो ये तो था पूरा सिस्टम यानी वोटिंग का। फिर एक्टिव सिटीजन और क्या करते थे, और भी एक्टिव सिटीजन और भी वोटिंग करते थे। किसके लिए वोटिंग करते थे, ये जजों को नियुक्त करने के लिए, यानी जुडिशरी में जो भी काम होता था उसके लिए भी ये वोटिंग करते थे। कौन, एक्टिव सिटीजन के लोग करते थे। तो इस तरह से ये पूरा जो फॉर्मेट बन गया था कि जो नया गणतंत्र था उसमें अब इस तरह के लोग, यानी कि इनका पूरा फॉर्मेट तैयार हो गया था। तो नीचे सारी चीजें उसी के बारे में बताई गई हैं जो हमने आपको यहाँ पे बताया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशंस ऑफ राइट मैन एंड सिटीजन, यानी कि इसमें क्या, नागरिक और सभी को अधिकार मिला था, इसकी घोषणा यानी की गई थी। राइट सच एज द राइट टू लाइफ, यानी कि इसमें अगर राइट की बात करें किस प्रकार के राइट, यानी जीवन जीने का अधिकार हो गया। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी अपनी चीज़ों को व्यक्त करने का, अपनी बातों को रखने का अधिकार हो गया। ओपिनियन का, अपनी बातों को रखने का हो गया। भाषण देने का अधिकार हो गया। इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार हो गया। वर एस्टैब्लिश्ड एज अ नेचुरल एंड लेवल राइट्स दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बींग्स बाई बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेस्ट कैन सिटीजन्स आर नेचुरल राइट्स, यानी कहा गया कि ये क्या था, कुल मिला के अगर हम बात करें कि संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ ये शुरू हुआ था। इसमें जीवन जीने का अधिकार, अव्यक्त की स्वतंत्रता के अधिकार, कानूनी के बराबरी का अधिकार, नैसर्गिक एवं अपहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को, यानी क्या था, जन्मना प्राप्त, यानी बर्थ से प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का ये कर्तव्य माना गया कि वो प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। नेक्स्ट हम बात करें तो यानी कि उसी समय क्या था, उसी समय स्टूडेंट्स इसमें यह था कि जो रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स, यानी कुछ सिंबल बनाए गए थे ऐसे लोगों के लिए जो यानी कि पढ़ लिख नहीं सकते थे। यानी कहा गया कि 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय क्या किया जाता था, कुछ आकृतियों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। तो ये कुछ आकृतियाँ, प्रतीक कुछ इस तरह से थे, जिसमें आप देख रहे हो फर्स्ट जो आप फिगर देख रहे हो स्टूडेंट, इसमें क्या है, फर्स्ट फिगर में आप देख पा रहे हो कि क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है आपका टूटी हुई जंजीर। आप देख रहे हैं इसमें टूटी हुई जंजीर, ये क्या है, ये किस चीज़ का है, ये दासों को बांधने के लिए जंजीर का प्रयोग होता था, ये वही जंजीर है और इसको टूटा हुआ इसलिए दिखाया गया है कि अब क्या है, अब दास क्या है, स्वतंत्र हो गए हैं, अब ये किसी के बंधन में नहीं। इस तरह से इस चीज़ को दिखाने की कोशिश की गई है कि इसको देखने से पता चले कि दास मुक्त हैं, यानी कि टूटी हुई हथकड़ी है, यानी एक प्रकार से आज़ादी का प्रतीक इसे माना जाता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें कि जो सेकंड इसका जो पिक्चर दिया गया, सेकंड पिक्चर में क्या है, इसमें क्या है, इसमें जो स्टिक्स का बंडल है, स्टिक्स के बंडल में आप देख रहे हैं कि वन रॉड कैन बी इजीली ब्रोकन, यानी कि एक राड को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन जब ये पूरे बंडल में हो तो इसे तोड़ना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, यानी एकता में शक्ति दिखाने की कोशिश यहाँ पे की गई इस पिक्चर से। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो इसका थर्ड पिक्चर दिया गया, जिसमें आप देख रहे हैं ट्रायंगल के अंदर आइज बना हुआ है, तो ये क्या है, द ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज, द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, यानी इसमें कहा गया है कि त्रिभुज के अंदर जो रोशनी विकिरती आंख बनी हुई है, ये मतलब कहा गया है कि सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है, सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देंगी, ये बताया गया है इसमें। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो नेक्स्ट पिक्चर इसकी, तो नेक्स्ट पिक्चर में इसमें दिखाया गया है
स्कल्पचर दिखाया गया है। स्कल्पचर क्या है कि ये सिंबल है रॉयल यानी शाही परिवार का, ये क्या है प्रतीक माना जाता है। तो इस तरह से ये हो गया। अगर इसके बाद नेक्स्ट पिक्चर की हम बात करें तो नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि इसमें क्या दिखाया गया है नेक्स्ट पिक्चर में कि ये कोई सांप है यानी स्नेक बाइटिंग इट्स टेल फ्रॉम अ रिंग यानी स्नेक क्या कर रहा है अपने ही यानी टेल को यानी मुंह में लिए हुए है। और इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि ये यानी कि एक प्रकार से रिंग बन रहा है जो कभी कहीं पर भी खत्म नहीं होता। सिंबल ऑफ इटर्निटी, ये किस चीज़ का सिंबल है? इटर्निटी का सिंबल है। मतलब क्या है कि सनातनता का प्रतीक है। अ रिंग हैज़ नाइदर बीइंग नॉर एंड, यानी इस क्या है कि जो रिंग है ये अंगूठी का कोई ओर छोर नहीं होता, ये दिखाने की इससे कोशिश की गई है। नेक्स्ट पिक्चर हम देखते हैं तो इसमें कैप दिखाया गया है रेड फ्रिजियन कैप। तो रेड जो फ्रिजियन कैप है, कैप ओन बाई स्लैब अपॉन बिकमिंग फ्री, यानी जो दास्ता से लोग मुक्त हुए उनको पहनने के लिए बताया गया कि ये क्या है उनके द्वारा पहनी जाने वाली टोपी है। ये बताने की कोशिश इससे की गई है किसके लिए? जो दास्ता से मुक्त हुए हैं, जो दास्त से फ्री हुए हैं, उनके लिए दिखाया गया है। नेक्स्ट पिक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें एक महिला को हम देखते हैं जो मतलब रेड और ब्लू कलर का कपड़े उसने पहन रखे हैं। तो इसको कहा गया है ब्लू व्हाइट रेड वीमेन है ये। तो ब्लू व्हाइट रेड वीमेन, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस, और ये क्या है? ये नेशनल कलर है फ्रांस का। क्या है? ये फ्रांस का नेशनल कलर है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि नेशनल कलर ऑफ फ्रांस कौन कौन सा? ब्लू व्हाइट रेड। नेक्स्ट पिक्चर में हम देख रहे हैं तो इसमें क्या है? एक स्त्री को हम देख रहे हैं कि एक स्त्री क्या है कि ये मतलब इसको पंख लगे हुए देख रहे हैं। तो द विंग्ड वीमेन यानी पंखदार महिला। पर्सोनिफिकेशंस ऑफ द लॉ, इसमें दिखाया गया है कि क्या कानून का मानवीय रूप दिखाने का कोशिश किया गया है कि कानून अब क्या है, अब कानून ने अधिकार दे दिया और सभी व्यक्ति समान है। अब सभी लोग यानी पंख लग के यानी उड़ सकते हैं, सभी लोग समान यानी कि व्यवहार यानी सभी के साथ होगा, ये बताने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं क्या दिया गया है? द लॉ टैबलेट, इसमें एक टैबलेट दिखाया गया है। इसमें क्या है? द लॉ इज द सेम फॉर ऑल, यानी कि यहाँ पे बताने की कोशिश की गई कि अब जो नियम है, कानून है, वो सभी के लिए समान है। एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, और सभी लोग कानून के समक्ष समान है, ये बताया गया है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पिक्चर ने विभिन्न प्रकार के पिक्चर्स के द्वारा बहुत सारी चीज़ें यानी कि शेयर करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर अपने दोस्तों को जरूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सब्सक्राइब कर लें, इससे कोई आपका नुकसान नहीं है। सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और बेल वाली आइकन को भी प्रेस कर लें जिन्होंने नहीं किया है, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलते रहें। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।